एक नया टॉपिक नहीं बोलूँगा, रादर नया चैप्टर ही बोलूँगा। और चैप्टर का नाम है जी वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो बेटे, मेरा तो मन है कि मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। हो सकता है कि 2 घंटे लगे, 1.5 में भी खत्म हो जाता है, डिपेंडिंग कैसे चलता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज हम खत्म करें। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये होता क्या मैं आपको बताऊंगा, बट एग्जाम में आपका कितने मार्क्स का आने की उम्मीद होगी, क्योंकि आ ही जाता है वैसे 5 नंबर तो आप लगा सकते हो। और वैल्यू ऑफ सप्लाई शुरू करने से पहले मैं दोबारा से जीएसटी का बेसिक की इनवॉइस क्या होता है और ये क्या होता है वो देखते हैं। तो सपोज करो एक इंसान है मिस्टर ए, ये आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, और मिस्टर ए ने सप्लाई करा गुड्स या फिर सर्विसेज। किसको सप्लाई करा सर जी? मिस्टर बी को। क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर ए को क्या बोला जाता है? सप्लायर। ठीक है, सेलर बायर नहीं होता, स्पेसिफिक बात जो होती है सप्लायर होता, और मिस्टर बी को रेसिपिएंट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और मिस्टर ए ने जो भी बेचा होगा, क्या मैं कह सकता हूं वो उसका इनवॉइस इशू करेगा ही करेगा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, आप जैसे कोई भी चीज शॉप से सामान लेते हो, जैसे नीचे आप चाय पीने गए या वो है, क्या वो आपको इनवॉइस इशू करता है? नहीं करता, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना, आप इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो मैं एक छोटी सी बात ये बोल रहा हूँ कि ये जो बंदा है ये इनवॉइस इशू कर रहा है, इसका अपने में एक मतलब निकल जाता है कि रजिस्टर्ड तो है। रजिस्ट्रेशन अपने में एक अलग चैप्टर है बेटे, 4 से 5 क्लास में, कि रजिस्ट्रेशन कब लेनी होती है, क्या चीज़ है, सारी बातें देखेंगे। तो मान लो मिस्टर ए ने एक एसी बेचा, और एसी बेचा है जी 50,000। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, क्या ऐसा होता होगा कि किसी को वो 50,000 का बेच रहा है, किसी को 45,000, किसी को 60,000, या दुकानदार एक स्टैंडर्ड प्राइस पे बेचता है? आप अगर जाके अगर आप कुछ नेगोशिएट कर लो तो अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है। बट आपको क्या लगता है ये जो शॉपकीपर्स हैं, जैसे मान लो ज्वेलरी की शॉप है, लेट सपोज, ठीक है, तो उसने एक प्राइस बोला, आपने इतने ग्राम्स गोल्ड खरीदा, ठीक है, गोल्ड पे जीएसटी है या हमने गुड्स देख लिए, कहीं गोल्ड पे कोई अलग बात नहीं थी, तो उस पर जीएसटी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर उसने प्राइस बोला जी 70,800, तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान राउंड ऑफ कर दे, 70 कर दो इसको, समझ रहे हो? या कोई बोले नहीं जी मैं तो 65 ही दूंगा, फिर वो 68 में सेटल हुआ। होता है भाई ऐसा। तुम जब हजारों यूनिट भी खरीदते हो तो क्या प्राइस नेगोशिएट नहीं करते हो? किसी को किसी प्राइस पे बेचता है, किसी को किसी पे। कहने का मतलब है दुकानदार जो बैठा है किसी को किसी प्राइस पे बेचता है और किसी को किसी प्राइस पे बेचता है। ये कोई चिप्स का पैकेट नहीं है जिसपे एमआरपी 10 रुपए लिखा हुआ है, और एमआरपी 10 भी लिखा होता है तो भी अगर मैंने दोनों को जोड़ दिए और बोला 18 में ले लो तो हो जाता है वो, कभी वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे बिग बाजार या कहीं पे जो इतने बड़े मार्ट होते हैं, रिलायंस मार्ट या ये क्या करते हैं, 3 सोप होते हैं और उसको जोड़ के बोलते हैं 2+1। तो जब वो एमआरपी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, भारत देश में एमआरपी के ऊपर एक एक्ट है, वो अलग चीज़ है सर। बट आप मुझे बताइए ये एसी अगर मैंने 40 का खरीदा तो ऐसा नहीं हो सकता किसी इंसान को ये 42 का मिला हो, किसी को 38 का मिला? यस डेफिनेटली हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन का प्राइस अलग अलग हो सकता है। जीएसटी कैसे लगता होगा? फिक्स प्राइस, हर दुकान पे बता रखा है तू इतने का ही बेचेगा, ऐसा नहीं है भाई। जितने पे बेच रहा है, जितने का बिल है उस पर जीएसटी लगेगा। सरकार इसको कैसे कंट्रोल करेगी, सोच के देखो। जरूर आप मेरी दुकान पर आए, मैं आपको एसी बेच रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है सरकार कह रही है 40,000 में तो जीएसटी लगे। हो सकता है मैं तुम्हें 20,000 में बेच दिया, तुमको 500 एसी चाहिए थे, तो जीएसटी तो भाई जो प्राइस चार्ज करो उसी पे ही होगा ना। आप मुझे बताइए एसी की वैल्यू अगर ये हो गई, अब अगर मैं इसको इंट्रा स्टेट बोलूँ तो अब मुझे बताइए कह सकता हूँ कौन से 2 टैक्सेस लगेंगे?
CGST एंड SGST। बेटा रेट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रेट आपको एग्जाम में दिया होता है, मान लीजिए 10%। सवाल ये है 10% किसका? 50,000। तो यही हमारा चैप्टर है कि आपने ये जो वैल्यू डिसाइड करी, सरकार इस पे कुछ प्रोविजंस बना रही है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो 50,000 है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज वैल्यू ऑफ, और ये वैल्यू के अंदर आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, इसलिए सरकार ने ये चैप्टर बनाया वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये पूरा का पूरा कौन से सेक्शन में है जी? सेक्शन 15। तो आज हम लोग को जो बात करनी होगी वो सेक्शन 15 की बात करनी होगी। एनीवेज CGST 10% विच मीन्स 5,000, SGST भी 10% उसी का लगेगा। टोटल बिल कितने का हो गया बेटा? 60,000। और जब आपका जो टैक्स का रेट है ना बेटा, अगर वो परसेंटेज में होता है तो इसको कुछ बोला जाता है, आपको टर्मिनोलॉजी बताना, दैट इज कॉल्ड एड वैलोरम रेट। एड वैलोरम बेसिस क्या होता है कि जो रेट है वो परसेंटेज बेसिस पर है टैक्स। ऐसे नहीं है कि AKC मतलब 20,000 रुपये का GST लगेगा। आई एम सॉरी, कहने का मतलब है परसेंटेज बेसिस को क्या बोला जाता है? एड वैलोरम बेसिस। ठीक है, तो अगर कोई भी टैक्स परसेंटेज पर होता है तो हमें बोलते हैं कि मतलब किस बेस पे लगा रहे हो? एड वैलोरम। जैसे कपड़े का हो सकता है 5 रुपए मीटर सरकार टैक्स ले रही है, समझ रहे हो? ऐसे भी तो हो सकता है ना, राधर देन परसेंटेज, मीटर, केजीज, ऐसा भी हो सकता है। मुद्दे की बात ये है भाई, अब आप इस सीक्वेंस को थोड़ा सा और आगे समझिएगा, मैं बेसिक भी आपको हेल्प कर रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ मिस्टर बी क्या करेगा? इसको पेमेंट करेगा ए को, और ए क्या करेगा? सरकार को पे करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना? स्टेट गवर्नमेंट को। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर ये क्या होता है सर? मैं आपको बताऊंगा। FCM आप नीचे भी लिख सकते हैं इसको चाहे, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सर, मतलब भाई आपके हिसाब से इसमें सारी की सारी कंप्लायंसेस कौन कर रहा है बच्चे? सप्लायर है या रेसिपिएंट? सप्लायर। रेसिपिएंट को कोई टेंशन नहीं। इनवॉइस किसने इशू करा? सप्लायर ने। सरकार को कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। मिस्टर बी को तो बस एक को पेमेंट करना है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड RCM। एग्जैक्टली, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके ऊपर अलग से 1.5-2 घंटा लगता। इसके अंदर सारी कंप्लायंस कौन करता होगा? समझ रहे हो कैसे होता है? मैं बताता हूं आपको। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए और दूसरा इंसान है मिस्टर बी, और ए ने सप्लाई करा गुड्स या फिर सर्विस, और इनवॉइस कौन इशू करेगा? इनवॉइस ए इशू करता है, लेकिन इसको ऐसा वो कंप्लायंस वाला इनवॉइस नहीं होता है ये, मतलब एक बेसिक, अभी आप छोटे हो बिल ऑफ सप्लाई बोला जाता है उसे, बट अभी कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो अगर इसने AC बेचा, कितने का बेटा? 10,000 का। मेरा आपसे सवाल, ये जो इनवॉइस है ये किसने बनाया है? मिस्टर ए ने। क्या वो GST चार्ज करेगा? नहीं। अगर मैं इनवॉइस पे GST चार्ज कर देता हूँ, दैट मीन्स कस्टमर को देना पड़ेगा, और अगर उन्हें दे दिया तो मुझे जाके जमा करना पड़ेगा, पर ये तो कंप्लाई तो सिस्टम ही। अब वो बोलोगे सर ऐसा कहाँ पर होता है? 15-20 केसेस होते हैं जहाँ पे होता है, वो डिस्कस करे जा रहा है। तो बताऊंगा आपको एक एग्जांपल उसका। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कोई GST या कुछ भी चार्ज करेगा? कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, यू विल नॉट चार्ज एनीथिंग। तो मिस्टर बी ए को कितना देगा? 10,000। पर क्या इसके ऊपर GST लगेगा ही नहीं? लगेगा तो सही,
और वो जमा कौन करेगा, यानी मिस्टर बी करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मान लो 10% है, 1000 एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वेयर द कंप्लायंस बर्डन दैट इज टू पे टू द गवर्नमेंट, to submit the details to the government lies on the recipient. In reverse charge mechanism you can say, अब नीचे यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, RCM में all compliances जैसे कि पेमेंट ऑफ GST, रिटर्न एक्सेट्रा। आपको नहीं पता है रिटर्न क्या होता है, भी आप पेमेंट समझिए। सोच के देखो, अगर मैकडॉनल्ड्स वाला आपको बोले कि तुम मुझे GST मत दो, ये सरकार का एड्रेस है, यहाँ जाके जमा करो, तुम बर्गर खाओगे? तो बोलो भाई ऐसे कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा भाई, समझ रहे हो? तो क्या उन चीज़ों पे RC में नहीं, समझ रहे हो? पर किन चीज़ों पे RC में होती होगी? जहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, मिस्टर बी जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। आप सभी मैकडॉनल्ड्स जाते हो, दोनों मैकडॉनल्ड्स ऑर्गेनाइज्ड है या आप ऑर्गेनाइज्ड हो? मैकडॉनल्ड, ही हैज अ सेटअप, ही हैज अ टीम जो जमा कर देगी। आपका टीम है नहीं, समझ रहे हो? तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये जो मिस्टर ए है ना, यानी कि जो सप्लायर है वो अनऑर्गेनाइज है, उसके बस की नहीं है भाई कि वो जाके सरकार को करे। तो कुछ ऐसे केसेस ट्रैक करे जाते हैं, और मिस्टर ए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर उसे कुछ सप्लाई करा टू ऑर्गेनाइज पर्सन तो उस पर RCM लग जाता है, बिकॉज दैट्स लॉजिकल, उसको पकड़ना ज़्यादा आसान है रादर देन मिस्टर ए। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि कहाँ पर होता होगा RCM, कुछ आइडिया? ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, पर वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। एग्जाम्पल में LIC की बात करूं, कैसे सर? आप सभी बच्चे LIC समझते हो? आप बच्चों ने LIC ले रखी है? मैंने आपको बताया था LIC के बारे में, बहुत मतलब 4-5 LIC। तो LIC लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपने नहीं ली पर अभी तक, फिर भी लीजिए आप, ठीक है? तो एक चीज समझो कि LIC एजेंट क्या होता है। आप में से कोई घर में, कोई आपके फैमिली में कोई रिलेटिव जो कहता हो कि मैं एजेंट हूँ, पॉलिसी दो, ऐसा है आपके? कौन है? चाचा। तो LIC ली ना, ले ली ना? आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, ना चाहते हुए भी लेनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो क्या होता है, जैसे आपके चाचा, जैसे मेरी मदर इन लॉ जो है वो LIC एजेंट है, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, तो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो तो LIC एजेंट हो। तो क्या करते हैं, अपने जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको कहते हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो? और फिर रिलेटिव ले लेते हैं, नहीं ले लेते, और जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनको तो 5-6 पॉलिसी भेज दी जाती है, जैसे कि मैं, ठीक है? सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, LIC हाउ डज इट वर्क? आपको कभी भी ना LIC का कॉल नहीं आएगा, आपको पॉलिसी बाजार से तो कॉल आएगा, ठीक है? लेकिन LIC ऐसे काम नहीं करता। LIC कहते हैं कि अपने एजेंट्स को बना देता हूं, और उनका जो नेटवर्क है ना, दे विल सेल दैट, समझ रहे हो? तो LIC कैसे वर्क करता है? LIC के बेटा बहुत सारे एजेंट है, लाखों करोड़ों एजेंट्स है LIC। कुछ एजेंट्स तो करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है? LIC ने बेचने की जिम्मेवारी एजेंट्स को दे रखी है। ये एजेंट्स अपने नेटवर्क में सभी लोगों को पॉलिसी बेचते हैं, लाइक एग्जांपल कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4। अब आप मुझे बताइए, जब एजेंट पॉलिसी बेच गया, ठीक है, तो एजेंट को क्या फायदा मिलेगा? कमीशन। कौन देगा? तो क्या एजेंट ने LIC को सर्विस नहीं दी? मैंने तेरा प्रोडक्ट बेचा, और क्या ये जो एजेंट है ये सप्लायर नहीं हो गया? और क्या LIC है वो अब मैं उस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा,
पॉलिसी तो LIC और कस्टमर के बीच की बात है, एजेंट ने तो LIC को सर्विस दी है ना। आप मुझे बताइए क्या इस केस में ऐसे जैसे आपके चाचा मेरी मदर इन लॉ, इज इट पॉसिबल कि वो GST में रजिस्टर हो, कि वो सप्लायर है, उन्होंने LIC को सर्विस दी है, उनको GST चार्ज करना पड़ेगा, फिर GST जमा करना पड़ेगा, फिर ITC के रूल समझने पड़ेंगे, ये सब क्या हो रहा है? उससे बेटर क्या है, इसको पकड़ लो जिसके अंदर ये है कि अगर एजेंट ने तुम्हें 6 लाख की सर्विस दी, मतलब 6 लाख की बिलिंग करी, तो LIC तेरे को इस 6 लाख के ऊपर GST जमा करना। समझे RCM आप क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं मिस्टर ए को LIC एजेंट बोल दूं, अब ही इज एन एजेंट, और इसने किसको सर्विस प्रोवाइड करी है बच्चे? तो इस पे RCM है। RCM का मतलब एजेंट कह रहा है मैंने आपको कितने की सर्विस दी है, मैंने आपको एजेंसी सर्विस दी है कितने की, 10,000 की, पर क्या वो एजेंट GST चार्ज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वहीं LIC, क्या उसको उसके ऊपर GST पे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो LIC है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर। मुद्दे की बात यहाँ खत्म नहीं हो रही। सर क्या ऐसे बहुत सारे केसेस है? हाँ बेटे बहुत सारे केसेस। मुद्दे की बात यहाँ खत्म नहीं है। अगर मैं आपको एक बार के लिए समराइज करूं, फॉरवर्ड चार्ज में GST कौन चार्ज कर रहा है? फॉरवर्ड चार्ज में GST कौन चार्ज कर रहा है? सप्लायर। और पेमेंट कौन करेगा? I mean गवर्नमेंट को, सप्लायर। और रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करेगा? अब रेसिपिएंट का एक सवाल है, ध्यान से सुनना। रेसिपिएंट का एक सवाल है, हाँ, all compliance are to be done by, क्या लिखूं, सप्लायर या रेसिपिएंट? रेसिपिएंट। पहली चीज। आगे सुनिएगा, ऊपर की केस स्टडी के एंगल से सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप ये कह सकते हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं मिस्टर बी will pay this much to central government and this much to state government? कितना कितना अमाउंट? सवाल तो अब आ रहा है, will Mr. B get ITC? ITC क्या होता है पहले दिमाग में डाल लो। जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स देते हो तो ITC। जब आप कोई चीज़ परचेज कर लो, यानी कि वट एवर बी द इनपुट्स, उस पर जो भी GST है, आई वॉन्ट ITC। मैं आपको कोई चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके लिए मैं 50 सर्विसेज लेता हूँ, तो मेरी इनपुट बहुत सारी सर्विसेज है, क्या मुझे उसका ITC लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो मिस्टर बी कह रहा है मैंने भी कोई एजेंट की सर्विस ही ली है। LIC क्या करता है, उसने तो पॉलिसी भेज दी, पर क्या फ्री में क्या बिक गई? अपने बिक गई, तो सर्विस ली। किसकी सर्विस ली है? एजेंट। हाँ, GST मैंने खुद पे करा, रादर देन एजेंट लगाता, मैंने पे करा। विल LIC या मिस्टर बी गेट ITC? मिल जाएगा? आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। तो वो क्या हो गया भाई, बिल में नहीं लगा हुआ। अल्टीमेटली पे तो आप अगर सोचोगे, ले दे के समराइज बात क्या है, 10 + 1 + 1, भाई मैंने 12,000 निकले भाई मेरी जेब से, 10,000 दिए एजेंट को, 2,000 दिए सरकार को, मेरे को ITC चाहिए भाई इसका ITC मिलेगा। हाँ जी, ए को नहीं मिलेगा, ए की ये प्रोक्योरमेंट ही नहीं है। ITC उस चीज की मिलती है इफ यू परचेज समथिंग, दिस इज परचेज बाय मिस्टर बी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सुनते जाइएगा, बात गहरी होती जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ अभी।
मिस्टर बी ने एजेंट की सर्विस ली थी, ध्यान से सुनना रे। मिस्टर बी ने किसकी सर्विस ली थी? एजेंट की। 10,000 का बिल बना और मुझे पता लगा कि ओहो सरकार को तो मैंने जाके पे करना, तो मैं सरकार के पास गया पे करने। कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 1000। क्या इसको पे करने के लिए अगर मिस्टर बी के पास कोई आईटीसी पड़ा है तो वो यूज कर सकते? मिस्टर बी हैज टू पे 1/3 ऑफ द गवर्नमेंट ना, तो जेब से निकालूं 1000 रुपये, या मिस्टर बी बोले नहीं नहीं मेरे पास है आईटीसी ऑलरेडी पहले का कुछ पड़ा? क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ? क्या कहते हो? इज इट योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी? नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट आउटपुट टैक्स। यू आर नॉट सोल्ड समथिंग जिसके ऊपर है। तो ये अमाउंट जो है ना भाई, इट इज टू बी पेड, लिख दो कोई बात नहीं, इट इज टू बी पेड इन कैश ओनली। भाई साहब आपको जेब से ही पे करना पड़ेगा। इट इज टू बी पेड इन कैश ओनली। यानी कि जो आरसीएम की लायबिलिटी है, आरसीएम की लायबिलिटी, मैंने कोई चीज प्रोक्योर करी, मेरे को ही जाके सरकार को जमा करना है, वो नगद कैश में जमा होगी भाई। It has to be paid in cash. You cannot say that मैंने उनको पे करना है, मैं बस कुछ आईटी से बड़ा ना रहे। RCM liability is to be paid in cash. That's not your output tax liability ना। When you sell something, उसकी liability के लिए आपके procurement का ITC माइनस होता है। You're not selling something in this situation. यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ जी? बिल्कुल आ रहा हूँ। मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए ने अगर कोई चीज चार्ज ही नहीं करी तो उसका इस जीएसटी पे कोई रोल ही नहीं चल रहा। मतलब बेसिकली उसने चार्ज, उसका कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना ही नहीं। जब बिल में मान लो मैं मिस्टर ए हूँ, मैं जीएसटी चार्ज ही नहीं करी तो मैं सरकार को पे ही नहीं करना मैंने, मतलब फॉर दिस बिल मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। बताइए साहब, क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, अभी ऑन हो जाएगा बेटे। इसी में जैसे मैं पॉइंट लिखवा रहा था ना, अगला पॉइंट लिखेगा, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। मैं बॉटल खाली कर रहा हूँ अपनी। हाफ तो हो गया मेरी बॉटल। अरे विवाह तो 2 बॉटल एक में नींबू पानी था। आप कितना गलत सोचते हो, जैसे आप हो वैसा ही सोचते हो। वो कितनी बोतल हो गई? ठीक है। हाँ जी, परमीत जी क्या कह रहे हैं? सर जो आईटीसी जो हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये उन्होंने मतलब किसी भी चीज़ को अगर जब किसी चीज़ के लिए पे की होगी, किसी भी चीज़ से एडजस्ट होगी। LIC किससे एडजस्ट होगी? सॉरी आईटीसी। जब तेरी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है ना, तो कोई चीज़ बेचता है, ठीक है, तो उसको पे करने के लिए एडजस्ट होती है दोस्त। समझ रहे? लास्ट क्लास देखी थी तूने? यस सर, देखिए। हाँ, तो जैसे तूने देखा था ना, बिल जो थे, इनवॉइसेस जो थे, अगर तू कोई चीज़ बेचेगा, ठीक है, तो तू ये सोचेगा ना भाई मैंने बेच दिया पर मैंने प्रोक्योर क्या करा, उसके ऊपर आईटीसी मिलता है ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, कोई बात नहीं, जस्ट अभी लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अभी आएंगे स्टेजेस। मतलब अब ये कैसे होगा, आईटीसी भी अपने में चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर लगता है आईटीसी में। एनीवेज आप एक चीज समझिएगा, अवेलमेंट की थोड़ी सी बात बता रहा हूं बस मैं। LIC की जगह मिस्टर भी लिख देते मैडम।
मिस्टर बी विल गेट आईटीसी ऑफ रुपीज। वैसे टोटल कितने का आईटीसी मिलेगा बच्चे इसको, मिस्टर बी को कितने का? 2000। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 2000 इन कैश। ओ भैया, पहले जो आरसीएम की लायबिलिटी है उसको पे कर दो, उसका आईटीसी ले लो। पे नहीं करा तो आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। हाँ इतना ही। अगर ये एक ही ट्रांजैक्शन है, मैं अगर आपको समराइज करूं बस फिर आगे बढ़ेंगे। ये आरसीएम मैकेनिज्म में जीएसटी चार्ज कौन कर रहा है बेटा? सप्लायर या रेसिपिएंट? रेसिपिएंट। चार्ज का मतलब ठीक है उसकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी किसकी है, सप्लायर या रेसिपिएंट? रेसिपिएंट। पे कौन करेगा? रेसिपिएंट। पे कैश में ही होगा। जब आप जाओगे आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा, और जब वो पे कर देगा तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कि उसकी प्रोक्योरमेंट का ही जीएसटी है। मुझे बताइए। तो बात तो ऊपर भी यही थी ना, मिस्टर बी ने, अब तो छोड़ दे इसको, एसी 10,000 का कर दे, पूरा केस सेम कर ले, 10,000 1,000 1,000। इस केस में क्या हो रहा था, मिस्टर बी पूरा 12,000 दे रहा था और 2,000 का आईटीसी ले रहा है। इसमें क्या है, 10 उसको देके 2 वहां देके फिर आईटीसी ले रहा है। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो वही है, जेब से तो बाहर ही निकलेगा और आईटीसी तो वो 2 ही मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कंप्लायंस बर्डन किस केस में आ गया? आरसीएम में आ गया। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे आपको? आरसीएम और ये आइडिया लगना चाहिए। हाँ जी। कहिए साहब, यहां तक कोई दिक्कत? मिस्टर ए की अपनी कहानी चल रही होगी कोई, बट नॉट फॉर दिस इनवॉइस ही कैन यूज। हाँ मिस्टर ए हो सकता है कि उसे अपना आईटीसी है, हो सकता है मिस्टर ए 100 और लोगों को कुछ अलग अलग सर्विसेज देता है जिस पर उसकी लायबिलिटी उससे यूज करेगा फॉर दिस ट्रांजैक्शन। हो सकता है मैं एलआईसी एजेंट भी हूं, मैं एसी भी बेचता हूं, मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचता हूं, मैं कूलर भी बेचता हूं, समझ रहे हो? बट फॉर दिस ट्रांजैक्शन इसके अंदर अगर उसने चार्ज नहीं करा तो उसका कोई जीएसटी ऑब्लिगेशन नहीं है, ही डजंट हैव टू पे, क्योंकि जीएसटी ट्रांजैक्शन वाइज चलता है। समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो आइए जी, अब आप तैयार हैं चीजों को समझने के लिए? हमारा कौन सा चैप्टर है बेटा? ओके, तो आइए जरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में टोटल हमने, एंड मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन बताएंगे आप? सेक्शन 15। हाँ जी, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है 15। तो ये 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, जीएसटी है। कहीं पेपर में तू लिख दे कि एज पर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जामिनर हिल जाएगा। कि पेपर में भी मिक्सिंग कर दी बच्चे। 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3, 15 सबसेक्शन 4, 15 सबसेक्शन 5 कराऊंगा जी, खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे नोट्स है, आइए जरा देखते हैं बड़े प्यार से। इसको थोड़ा सा लिखेंगे, फिर मैं नोट्स देख लूंगा, पढ़े होंगे तो, या लिखवा दूं? घर पर लिखे बच्चों ने? हाँ लिखे थे, साक्षी जी ने लिख लिए नोट्स? लिख लिया आपने? मेन तो मतलब आपने लिखे नहीं लिखे वो इम्पोर्टेंट है। नोट्स पे झगड़ा हो गया था बेटी, ठीक है। 15 सबसेक्शन 1 ये कहता है, अच्छा एक बात बताइए, अब आप जरा पहले इंटेंशन पकड़िए। आपको क्या लग रहा है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखोगे, दुकानदार जो है, सरकार को तो फायदा होगा
या वैल्यू कम से कम रखोगे सरकार को तो फायदा। जीएसटी चार्जेबल हो तो वैल्यू। मैं कोई चीज़ आपको 50,000 की बेच रहा हूँ, मैंने कहा एक काम करो बिल बना देते 20,000 का, 30,000 कैश में दे दो, इससे सरकार को फायदा या नुकसान? किसको फायदा? कस्टमर को, और टू एन एक्सटेंट कस्टमर रिटेन करने के लिए मेरे को फायदा होगा। कहने का मतलब ये आप समझिए कि सरकार को पता है यार ये जो बिल बना रहा है ना, ये दिमाग लगाएगा कि ये उस वैल्यू को कम कैसे करे। और ऑब्वियसली सेलर और बायर क्या चाहते हैं कि यार वैल्यू को कम दिखाना। मैं डिस्काउंट के एंगल से नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जीएसटी बच जाए मेरा। बैंक्वेट में 4,000 की प्लेट है, बैंक्वेट में कितने की प्लेट बिक रही है? 4,000, पर मैं इनवॉइस बनाऊंगा 1,000 रुपए और बाकी 3,000 कैश से लूंगा। अब मुझे बताओ जीएसटी तो 1,000 रुपये लगाऊंगा ना, नुकसान किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को हो रहा है। मेरा तो वही 4,000 का हिस्सा है। यार आप एक बहुत ही एलीट क्लाइंट हो, ठीक है, मेरी एक प्लेट की बिलिंग कितने की है? 4,000। अगर मान लो जीएसटी इस पे 20% है तो कितना हो जाएगा? मैंने आपको बोला 4,800, आप ये 4,800 मुझे दोगे, 4,000 में अपने पास रिटेन कर लूंगा और 800 किसको दे दूंगा? सरकार। अगर आप इसमें ओके हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन आपने बोला कि यार ये कुछ हो नहीं सकता, आप 4,000 की प्लेट क्यों दिखाते? मैंने कहा सर एक काम करते हैं, 1,000 की प्लेट दिखा देते हैं, जीएसटी 20% के हिसाब से कितना लगेगा? 1,200 हो गए। आपने कहा और बाकी जो मेरे जो शॉर्टेज है 3,000 मुझे कैश में दे दूंगा। मेरे पास अभी भी 4,000 ही आया, ठीक है, सरकार के पास कितना गया? 200। आपकी सेविंग कितने की होगी? जो आपको सेविंग होगी वो सरकार को नुकसान होगा। क्या ऐसा? हाँ जी मैडम, वो बैंक्वेट में शादी कराना है अपने बच्चों, बिजनेस डील नहीं है मैडम। बैंक्वेट वाले के लिए ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है मैडम। मेरी जो लायबिलिटी, आई मीन आई एम चार्जिंग यू, तो मेरी लायबिलिटी ही 200 की दिख रही है, समझ? दोनों का फायदा। हाँ भाई, तू साथ वाले बैंक्वेट में चला जाएगा। एक काम करो ना, आपकी फीस कितनी है बेटे? 5,000, 10,000 कितनी है? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मिडवे रख लेते हैं, मान लो 20,000 है बच्चे। एक बात बताओ, अगर 20,000 प्लस 10,000 का जीएसटी लग जाए तो आप ओके हो, या सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये चार्ज हो तो? क्योंकि भाई आपको अगर सस्ता पड़ेगा और आपको रहेगा तो अब तो रिटेन होने के चांसेस होंगे ना। तो बैंक्वेट वाला आपको क्या लग रहा है, उसको नहीं पता कि अगर तुम आए हो संडे के दिन तो 4 बैंक्वेट्स देखोगे, एंड द वन हु प्रोवाइड्स यू दी कन्वीनियंस कि आप जीएसटी मत दीजिएगा, आपकी कॉस्टिंग कम होगी, आपका हो सकता है उधर चलेगा, ठीक है ना। और इसमें सप्लायर का कोई फायदा नहीं है जी। सप्लायर का सिर्फ ये फायदा है, मेरे को धंधा करना है, मेरे को बेचना है सामान, मेरा सामान बिक रहा है, कस्टमर को। बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स आई हैव टू कलेक्ट फ्रॉम, आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। मेरे को क्या फायदा मिल जाएगा इसमें? आप जो दोगे, मैंने आउटपुट टैक्स मेरी कम है, पर वो तो जो ले रहा हूँ वही तो दे रहा हूँ। आउटपुट तुम 10 करोड़ कर लो, दे दो मुझे 10 करोड़ का टैक्स, मैं सरकार को ही तो देना है मैंने, समझ रहे हो? कहीं क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली अभी जिसमें आपको ये बोल रहा था, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता है कि जो बिल के अंदर वैल्यू है ना, उसमें हेरा फेरी हो सकती है, कैश वही को छोड़ो ना, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा करो, प्रोविजन जो बनाएगी, और बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, कम करेंगे, बस उनको बेनिफिट, ठीक है। तो 15 सबसेक्शन 1 कहता है दैट, बच्चे वैल्यू ऑफ सप्लाई को VOS लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ट्रांजैक्शन, जितने मैं आपके साथ डील कर रहा हूं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मैंने आपको रिमोट 500 का बेचा तो 500 में जीएसटी, वैल्यू क्या है 500 की। मैंने आपको फोन 20,000 का बेचा तो 20,000 है।
हाँ जी, रिमोट भी बोला था मैंने 1000 का, रिमोट की बात करो तो ले लो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई हर दुकानदार पे जाके सरकार कंट्रोल थोड़ा ना लगा पाएगी कि नहीं तू इतने का बेच, जितने की डील हो रही है आपकी उतने करो। बस कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस है जी। पहली कंडीशन ये है प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब सर पैसे का एक्सचेंज हो रखा है। अगर जैसे आपने बोला कि मान लो मैं आपको ये मोबाइल दे देता हूँ और उसके बदले आपने बोला ना आपके से घर है, ठीक है, वो घर की लेना आपको फोन, रिमोट भी ले लो साथ में, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या सिर्फ प्राइस कंसिडरेशन है? तो अगर मैं बोलूँ ये फोन का 20,000 तो लूंगा और साथ ही में भाई प्रॉपर्टी के पेपर भी दे दे भाई। अब मेरे को बताइए क्या जब मैं ये बेच रहा हूँ, जब मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन? नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यूएशन रूल्स लगते हैं। 15 सबसेक्शन 4 ये कहता है, अभी आपको लिखना नहीं है, अगर प्राइस विल नॉट बी द सोल कंसिडरेशन तो 15 सबसेक्शन 1 फॉलो नहीं करा जाएगा। कौन सा फॉलो करा जाएगा? 15 सबसेक्शन 2, आई एम सॉरी 4। समझ रहे हो? दैट इज, लिख सकते हैं आप ये वैल्यूएशन। क्या लिखा होगा सर इसमें? वो यही लिखा होगा प्रॉपर्टी के पेपर की वैल्यू कितनी, तूने 20,000 भी दिया, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी दी, तो भाई सेल कंसिडरेशन तो दोनों लूंगा ना बेटे। सो प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन एंड देयर आर 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए 15 सबसेक्शन 1 के लिए। बायर एंड सेलर या फिर सप्लायर और रेसिपिएंट बेटा, ठीक है, वैसे सप्लायर एंड रेसिपिएंट ही लिख दो। लिख दिया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो भी, कोई दिक्कत नहीं। बायर एंड सेलर जो भी लिख लो, मतलब बायर सेलर सप्लायर आर अनरिलेटेड पार्टीज। दे शुड बी अनरिलेटेड, दे शुड नॉट बी रिलेटेड। क्योंकि सपोज करो अभी अगर मेरी दुकान पे आप पहली बार आ रहे हो, आप अनरिलेटेड हो, तो हो सकता है मैं मार्केट प्राइस पे ही डील करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अपने ब्रदर को बेच रहा हूँ, तो जो फ़ोन मैं 1 लाख का बेचता हूँ मैं 20,000 का बेच रहा हूँ अपने ब्रदर को, मैंने कहा भाई चल तू ले ले। आप मुझे बताइए क्या GST 20,000 का लगना चाहिए? नहीं। तो 15 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा। अगर दोनों पार्टीज रिलेटेड हुई तो नहीं लगेगा, क्योंकि यही लिख लेते हैं, कंडीशन तो लिख दिया आपने, ठीक है। और ये है इफ both the conditions, if both the conditions are not satisfied, refer valuation rules under section 15 subsection। ठीक है भाई, मुझे बताइए 15 सबसेक्शन 1 क्लियर है? कीवर्ड्स लिखे हैं जी, सारे काम की बातें लिखी हुई हैं। मॉड्यूल में आपको 2-2 पेजेस लिखे हुए दिखेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं आपको जस्ट बताऊं, हम लोग भी डील करेंगे, कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखनी होगी हमें। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? रिलेटेड पार्टीज या अनरिलेटेड पार्टीज क्या होती है, डेफिनेशन देंगे, पर अभी कॉमन सेंस हम समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये चलिए मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? इसके बाद 15(2) जो है ये बताएगा आपको इंक्लूजन्स। ये क्या होता है सर? छोड़ो ना बेटे। 15(3) बताएगा आपको एक्सक्लूजन की वैल्यू में से आप ये चीजें हटा सकते हैं। और भैया 15(5) बताएगा, आऊंगा बेटे उस पे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बेटे। 15(5) बताएगा बच्चे सरकार ने कुछ चीजों के ऊपर बोल दिया भाई तो कितने का बेच रहा है हमें इससे मतलब नहीं, ये वैल्यू है, इस पे GST पे कर। यानी कि
government has notified the value of supply for specified goods or services. नहीं मैडम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो सकता है, यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही चैप्टर है, समझ रहे हो? तो वो हो सकता है नीचे लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे चाहे, बस वो मतलब हो जाएगा। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल है? ठीक है बच्चे, डन है यहाँ तक? चलिए अब मेरी बात सुनिए। आपका केस इनकम टैक्स में फंसा, आप किसी CSCMA के पास गए, उसने कहा कि मैं आपका केस निकलवा दूंगा, मेरी फीस है 1 लाख। वो जो CSCMA वो डिपार्टमेंट गया, 1 लाख रुपए आपको बोला हुआ है ना उसकी फीस है, लेकिन अंदर उसको 40,000 रुपये देने पड़ गए। मान लो जो सेटलमेंट हुई वो 40,000, मान लो टैक्स था उसके ऊपर, ऐसा मान लो आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरी फीस कितनी है? 1 लाख, ठीक है जी। मैं सेटलमेंट के प्रोसेस के थ्रू आपके ऊपर जो भी टैक्स लगा लीगल तरीके से, कितने रुपए लगा? 40,000। मैंने आपको फ़ोन करके मैं आपसे ये 40,000 और लूँगा या 1 लाख के अंदर है और लूँगा, तो आपने कहा सर जो भी होगा बिल बना दीजिए ना सर। तो मैंने लिखा कि माय कंसल्टेशन फीस 1 लाख, रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, है पेड ऑन योर बिहाफ। मैंने बोला मैं काम खत्म करके कॉल करूँगा आपको, तंग नहीं करते बेटे बार बार क्लाइंट को, आप अपना धंधा कर रहे हो, मैं जो बोलूँगा मैं हैंडल कर लूँगा इतना टैक्स। आपने कहा यस ठीक है, मैं पेमेंट ही मांगूंगा आपसे बार बार, समझ रहे हो? तो मैंने आपके यहाँ पे 40,000 पे कर दिया, विल आई टेक द रिम्बर्समेंट? यस। तो जो मैं आपको फाइनल बिल बना कर दूंगा, कंसल्टेंसी फीस 1 लाख, रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्सेस 40,000, टोटल कितना हो गया? 140, GST किस पे लगा? हाँ जी, 1 लाख 15(2)(a सबसे पहला है 15(2)(a, और वो यूँ कहता है भाई कि सारे के सारे टैक्सेस वैल्यू में इंक्लूडेड है, इसका मतलब 1,40,000। वरना तो मैं एक एक छोटी से छोटी चीज की बाइफर्केशन करके दे दूंगा आपको कि मैं जो आपसे 1 लाख लिया ना, मैं पेट्रोल भरवाया मैंने 1,000 का, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट गया, तो 99,000 फीस एंड 1,000 पेट्रोल। टैक्सेस के एंगल से ठीक है, आपने समझी। लेकिन अगर मैं बिल का बाइफर्केशन दे दूं कि क्योंकि मैं आपको कंसल्टेंसी दे रहा हूं, मेरा 5,000 बिजली का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000, आपका केस हैंडल करूंगा, मेरे को डर लग रहा है पानी पीना पड़ता है, 10,000 का पानी पी गया मैं। आपका हमेशा ध्यान वही होता है। आप ये भी कह सकते थे कि पानी महंगा है, लेकिन नहीं, आपको लगा कि पानी ही दूसरा, ठीक है। आपको देख पानी आता है एकदम ब्लैक होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी फीस का बाइफर्केशन फर्दर कर दूं तो क्या GST सिर्फ उस वैल्यू ऑफ सर्विस पे लगेगी? जो ऐसे थोड़ा होता है, लोग ऐसा करने लग गए थे बेटे। आपके घर तक सामान पहुंचाना है, 80,000 का सामान है, 20,000 का ट्रक का खर्चा, लोडिंग का खर्चा 10,000, ऐसे क्या करने लगे बिल के अंदर फर्दर बाइफर्केशन कि जी हमने तो सिर्फ ये सर्विस दी है ना। ऐसे नहीं होता भाई, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस सब इंक्लूड करोगे आप, समझ रहे हो? कहीं समझ आया पहले बच्चों को? जैसा कि आप सभी बच्चे चाहते हो सर नोट से पढ़ा दो, फटाफट खत्म कर दूंगा बेटे में। ओहो आगे जी, आगे नोट्स आ गए।
ये दिख रहा है आपको? 15(1) हो गया हमारा, दिख रहा है ना? 15, 2, 3, 4, 5 और वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स में, और सबसे पहला 15(2)(a), आप चाहें तो उसको नीचे लिख सकते हैं, ऊपर समरी लिख देंगे एक एक वर्ड की। सबसे पहले 15(2)(a), टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस एंड चार्जेस अदर देन, प्लीज पहले ऐसे लिख दीजिए, टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस अदर देन। ओ भाई जीएसटी लगा रहा हूँ तो जीएसटी लगा के थोड़ा ना उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करूंगा। अदर देन क्या लिखा हुआ है? कौन कौन से टैक्सेस में नहीं लूंगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो टैक्स लगा रहा हूं उसी को इंक्लूड करके फिर टैक्स लगा दूंगा, ये तो हो नहीं सकता ना। एसजीएसटी लगा रहा हूं तो क्या सीजीएसटी जोड़ के लगा दूंगा? एक बात बताओ, जब 50,000 की चीज थी हमने 10% लगाया तो सीजीएसटी 50 पे लगा, एसजीएसटी क्या 50 प्लस सीजीएसटी पे लगा था? नहीं, तो मैंने वो वाले टैक्सेस इंक्लूड नहीं करे, तो जो जीएसटी के टैक्सेस है वो इंक्लूड नहीं होंगे। और 15(2)(a) आपका डन है। मैडम अदर देन का मतलब ये हो गया कि मैं कह सकता हूँ ऑल द टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड, बट ऑब्वियसली जीएसटी टैक्सेस विल नॉट बी इंक्लूडेड ना। आऊंगा उस पर, टीसीएस का ऊपर पॉइंट है, हाँ जी, कॉम्पनसेशन सेस, वो जो तो होता था ना, कॉम्पनसेशन सेस, ध्यान है तो वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कॉम्पनसेशन सेस लगा था, है ना। ग्रोथ रेट कितना परसेंट था? 40%। कितने साल के लिए? ओवर हो चुके अभी भी? लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है। सही बात है गलत बात? किसकी सरकार? वोट फॉर चेंज, वोट फॉर आम आदमी। ये तो क्या रही, पता नहीं तो क्या बोल रहा है। ए ने बी को कोई चीज बेची, एसी बेचा 50,000 का। ए ने बोला भाई साहब आपको बेचने के लिए ना सरकार हमसे एक टैक्स लेती है, एसी चलाओगे वातावरण खराब होता है, पोल्यूशन टैक्स लगता है 10,000 का, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं तो एसी बेच रहा हूँ पर क्योंकि मैंने एसी बेचा तो एक और टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इनवॉइस में अलग अलग नाम से बोला मैं 60,000 का बेचूंगा। अब मुझे बताओ जीएसटी किस पे लगेगा? 50,000 पे, 60,000 पे? 60,000। जस्ट बिकॉज यू आर बाइफरकेटिंग इन द इनवॉइस डजंट मीन कि आप अब कम वाले पे लगा लो। ऑल द टैक्सेस दैट आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। इसको तेरे को पोल्यूशन टैक्स बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स बोलना है, तेरे को जो टैक्स बोलना है बोल, सारे टैक्स इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन कौन सा टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा? क्योंकि यही तो निकाल रहा हूं भाई, समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? हाँ। नहीं नहीं उसका नहीं, उसका नहीं। कैसे बोल रहे हैं, टैक्स पे टैक्स जो होता है उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है। बट अभी तो ये कह सकता है देख जीएसटी के अलावा कोई टैक्स लग रहा है तो हाँ भाई मैं लग रहा हूँ उस पर, तो कह सकते हैं सर आप तो कहते थे जीएसटी टैक्स के ऊपर नहीं लगता। हाँ तो जीएसटी बस अपने ऊपर नहीं लग रहा, दूसरे टैक्सेस पे तो लग रहा, और ऐसे टैक्सेस कम ही हैं, ऐसे कोई टैक्स थोड़ा। बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए यही है कि मैंने आपके भी आप पे इनकम टैक्स पे करा तो मैंने बिलिंग में 1 लाख की फीस प्लस 40,000 लगा दिया तो उसके ऊपर लगेगा, ठीक है बच्चे। अब आप समझिएगा 15(2)(b) बेटे अच्छे से समझ लोगे ना, 25 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा? ठीक। तो आप एक बात बताइए, सपोज करो मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ 50,000 की, वैल्यू कितनी होगी? 50,000। मैंने आपको बोला एक काम करो, मैं ना आपको बिलिंग 25 की कर दूंगा, बस आप क्या करो, जब आपको बिलिंग 25 की करूंगा एक बार जीएसटी को साइड करना, ठीक है। वैसे तो 50,000 की बिलिंग थी, मैंने बिलिंग कितने की बनाई? 25 की। मैंने बोला 25 मुझे दे दो, और क्योंकि मैं आपको ये सप्लाई कर रहा हूं तो मैंने भी प्रोक्योर करा, तो मेरी ऑब्लिगेशन एक बंदे को है, उसकी पेमेंट आप जाके लो 25,000। आई एम नॉट रिसीविंग द एंटायर, आई एम सेइंग क्या जो पैसा आप मुझे दे रहे हो
सिर्फ वही वैल्यू में है, या अगर मेरी ऑब्लिगेशन आप पे कर रहे हो तो वो भी वैल्यू में जुड़ना चाहिए? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब इस लैंग्वेज को पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। एनी अमाउंट पेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ, so it's my obligation but it is paid by you। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इन रिलेशन टू सच सप्लाई। मैं जो आपको ये मोबाइल बेच रहा हूं ना, इसी के रिलेशन की ऑब्लिगेशन। मैं अपने घर के किराए की बात नहीं कर रहा, वो नहीं आएगा इसमें। मैं आपको ये बेच रहा हूं, मैंने खरीदा है, ठीक है, या मैंने कोई सर्विस ली थी किसी से इसको बेचने के लिए, आप उसको पेमेंट कर दीजिए, मेरी ऑब्लिगेशन आपको। तो आप मुझे बताइए, इफ नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द, सीधी सी बात ये है। वैसे मैं आपको समझा चुका हूं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन रिलेशन टू सच सप्लाई, इसी सप्लाई के रिलेशन है पहली चीज, ठीक है। तो सपोज करो बच्चे ए और बी है। ए ने जो बिल बनाया ना एसी का, वो बनाया बच्चे 5000 का, और ए ने किससे प्रोक्योर करा था? सी से, और सी ने इसको कितने का बेचा था? 2000 का। तो मैं बोल रहा हूं, ए क्या बोल रहा है कि बी तो एक काम कर, 5 तो मुझे दे दे और 2000 किसको दे दे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसमें जीएसटी लगना चाहिए? 7000। द अमाउंट दैट यू पे मी, एंड इफ माई ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू दिस सप्लाई, अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो भी तो वैल्यू में जुड़ जाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपको क्लियर है बच्चे? सर ये वाला दोबारा बताना। देख भाई, ए ने ना जो बिल बनाया है वो तो 5000 का बनाया है, जो बी को बेचा है। तो पूरी दुनिया को क्या लगेगा? अगर मैं आपको बोलूं बच्चे आपने ना पढ़ा होता तो आप वैल्यू क्या बोलते बच्चे? 5000। लेकिन ए की ऑब्लिगेशन सी को कितने की है वैसे? 2000। तो ए को पे करना चाहिए ना वो। अगर बी पे करेगा तो ये जो 2000 है, क्या ये भी वैल्यू में जोड़ नहीं जाना चाहिए? और ये तो सब आप इसलिए कर रहे हो ना ताकि सरकार को दिखे ना, मैं तो बिल सस्ता बना रहा हूं और आपसे कहीं और की पेमेंट रूट करवा रहा हूं ताकि वो थोड़ा घूम जाए चीजें। तो ऐसा नहीं है, सरकार जिस दिन पकड़ेगी और वो देखेगी कि आपको इतना मिला और आपकी ऑब्लिगेशन उसने करी, तो भैया ऐड होगा भाई सब, जीएसटी लगेगा। आपको क्या लग रहा है, ये दुकानदार खुद से बताता होगा? दुकानदार कहता होगा देख जो तूने मेरे को दिया वो, जो वहां दिया वो, तो जीएसटी में 7000 का लगा। दुकानदार तो छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये तो जब आपका केस खुलेगा, जब सरकार को समझ आएगी कि सर ये तो पूरी पेमेंट ही नहीं लेता था, इसकी पेमेंट तो कहीं और रूट, और एक और कंपनी बना रखी है इसने, वहां पे पेमेंट डाल देता था, जो दिखा रहा था इसको सप्लाई करता है, कोई भी कहानी बनाता है। तो बेसिकली रेसिपिएंट चाहे सप्लायर को पे करे या उसके बिहाफ पे करे, दोनों के दोनों वैल्यू में जुड़ जाएंगे। मुझे बताइए, हाँ जी क्लियर है? नहीं मैडम, टोटल बिल कितना का? ठीक है, और बी कितना पे कर रहा है को? बी ने ए को 5000 पे कर दिया और बी ने सी को भी पे करा कितना? 2000। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई 7000। नहीं 5 में, हाँ तो अगर वो 7 का ही बना रहा होता, क्योंकि मेरे को उसे दे रहा होता। नहीं 7 का क्या मतलब, वो लॉजिक नहीं है। मैं कितने का, मैं यार आप अलग जगह चले गए, मतलब ए अपनी ऑब्लिगेशन खुद कर रहा है, तो जितने का बेचना चाहता हूँ बना देता हूँ ना मैं बिल, वॉट एवर बी द प्राइस। बताइए क्लियर है बच्चे? हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपके साथ कितनी बातें कर ली? 15(a). 15(a) क्या क्या इंक्लूड कर रहा था बच्चे? टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, अदर देन। लेकिन भैया आ जाओ जरा ऊपर, दोबारा आ रहा हूं। एक नाम होता है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या होता है बच्चों, ये कुछ आइडिया किसी को? आपको पता है बच्चे?
पता क्या होता है? हाँ मैं बताता हूँ। मैंने ना बेटे गाड़ी खरीदी थी और हो गए 3-4 साल। तो आपने चाणक्यपुरी देखा है? चाणक्यपुरी में होंडा का शोरूम है, देखा है किसी बच्चे ने? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बिल्डिंग देखी है, EIL जो बड़ा सा लिखा हुआ, उसी लेन में ही होंडा का शोरूम, ठीक है। तो मान लो जब मैं गाड़ी खरीदने गया ना बच्चे, तो गाड़ी का प्राइस लगभग कितने रुपये पड़ रहा था? 13 लाख। और मैं इसकी बाइफर्केशन दे देता हूँ। उसने बोला कि जी आपको कार कितने की पड़ेगी? 12 लाख की। फिर उसने बोला रोड टैक्स, रोड टैक्स तो लगता ही है, ज़्यादा ही अगर आपको समझ आ रहा है तो बता दो, GST रोड टैक्स तो भी लगेगा या नहीं लगेगा? बिकॉज ऑफ 15(2)(a, because any tax collected will also be included in the value of supply. इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस उसी टाइम होती है, बिल के अंदर इंश्योरेंस लिखा होता है, आप चेक कर लो अगर आपने गाड़ी बाइक ली है तो। इस पर भी GST लगेगा। किस रेट पे? गाड़ी के रेट पे, इंश्योरेंस के रेट पे? गाड़ी के रेट। आप चाहें तो इंश्योरेंस पे लगा सकते हैं, लेकिन एक चैप्टर करेंगे कंपोजिट सप्लाई। जब आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कवर भी मिलता है, डेटा केबल भी मिलती है, चार्जर भी मिलता है, पिन भी मिलता है, क्या सब पे अलग अलग रेट लगा होता है? क्या सब पे अलग अलग रेट है? हो सकता है। मेरा काम सिर्फ डेटा केबल का अगर है तो उस पर अलग रेट है, बट इन अ मार्केट व्हाट यू अंडरस्टैंड, मोबाइल का मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो GST रेट कौन सा लगता होगा? मोबाइल का जो डोमिनेंट पोर्शन। आप होटल में स्टे करने के लिए गए हैं, आपको पता है कि ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो 10,000 रुपये अगर एक दिन का किराया है, ब्रेकफास्ट के मान लो 2,000 रुपये है, तो क्या बिल के अंदर 2,000 का खाना अलग और 8,000 का रूम रेंट होता है? नहीं होता। वाई? बिकॉज आपका मेजॉरिटी पर्पस क्या है? रहना वहां। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली इस पे भी गाड़ी का ही रेट लग जाता। मुद्दे की बात यूँ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी खरीदी है 12 लाख की तो कोई बात नहीं, रोड टैक्स भी देना ही होता कोई बात नहीं, इंश्योरेंस भी करानी होती कोई बात नहीं। उसने बोला सर जी TCS और लगेगा 10,000। और उसने कहा सर ये जो अमाउंट हो गया ना, कितना हो गया बेटा अभी? 13,10,000। ऑब्वियसली इसके ऊपर GST लगेगा। अब किस वैल्यू पे लगेगा देखने वाली बात है। आपको ये तो पता है गाड़ी पे तो लगेगा ही, रोड टैक्स पे लगेगा, इंश्योरेंस पे भी लगेगा भाई। अब मैं आ रहा हूँ TCS पे। मैंने उससे पूछा TCS क्या हो, तो कह रहा सर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कमाते भी हो। मैंने कहा हाँ, ब्रेक इवन तो आ गया सर। ठीक है, तो उसने कहा सर आप कमाते तो होगे। मैंने कहा इस ट्रांजैक्शन में तो आपकी कमाई हो रही है, पर when I purchase a car, am I earning an income? No, it is a general perception that अगर ये बंदा गाड़ी खरीद रहा है तो कमाता तो होगा, और अगर ये कमाता है तो इसके नाम का 10,000 का टैक्स होंडा के ऊपर लॉ लगा रखा है इनकम टैक्स एक्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी ना 10 लाख से ऊपर, उनका टैक्स काट लो। इन दिस ट्रांजैक्शन आई एम नॉट अर्निंग इनकम। आप जब नौकरी करते हो, आप इनकम अर्न करते हो, आपका पैसा करता है, उसको TDS बोला जाता है, बिकॉज यूर अर्निंग उसमें से एक पोर्शन मिल रहा है। यहां मैं कमा रहा हूं, मैं तो पहली खर्चा हो रहा है, मैं तो पहली खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? नहीं, खर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी, एग्जैक्ट प्रोविजन बता रहा हूं आपको, अगर आप 7 लाख की गाड़ी लेंगे तो TCS नहीं लगेगा, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेंगे तो TCS लगेगा। तो गाड़ी 10 लाख से ऊपर की लेनी चाहिए, उससे कम की लेनी चाहिए। पर इन बातों पर डिसीजन नहीं अटके, डिसीजन तो घर में वाइफ लेती है। जैसे कि आपको पता है सनरूफ 1,20,000 का लगता है बेटे, और जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा था, लेकिन मैम ने बोला कि अगर सनरूफ नहीं लगा तो बेकार ही है होंडा से। मुझे लगा ले भी लूँगा तो भी मतलब वो बोलती रहेंगी मैम।
ठीक है, बट ठीक है, एनीवेज आज वो सनरूफ की वजह से गाड़ी में पानी घुस रहा था। ठीक है, सो बेसिकली टीसीएस लगता है बिकॉज मे बी यू आर अर्निंग। और बेटे इसकी वजह से होंडा ने मेरा पैन नंबर ले लिया और वो ये पैन नंबर सरकार को बताएगी कि ये इंसान ने गाड़ी खरीदी है 10 लाख से ऊपर की, और बेटे मैं ले रहा था रिबेट। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी नहीं खरीदी। नहीं, मैंने गाड़ी अपने नाम पे ली नहीं। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी अपने पापा के नाम पे, उन्होंने इतना मेरे को हेल्प करी, सो इट्स एन ऑनर कि मैं गाड़ी अपने पापा के नाम पे चलाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैंने ये गाड़ी अपने फादर के नाम पे ली। फिर मेरे को लग रहा था भाई ये तो भाई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग होती है तो कौन से सॉफ्टवेयर में कौन से फॉर्मूले की वजह से वो ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है, अब ये समझे कि मैं टैक्स बचा रहा हूँ। एक आम इंसान डिपार्टमेंट जाने से डरता है, वो वाली बात है। आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो, क्या इसका मतलब ये आप चोर हो? नहीं ना। सो सेम वेज आप उस एंगल से सोचो। ऐसा नहीं है दैट आई एम पेइंग लेस टैक्स, आई एम पेइंग नो टैक्स। ठीक है, सो बेसिकली अब मुद्दे की बात ये है, टीसीएस जुड़ गया 1310। अब वो जो उनका सॉफ्टवेयर होगा जो जीएसटी लगाएगा, अब वो सवाल ये है कि सर 15(2) तो कहता है सारे टैक्सेस जोड़ दो। अब सवाल ये है क्या टीसीएस भी जोड़ दें, यानी कि जीएसटी क्या 13,10,000 पे लगेगा या जीएसटी 13 लाख 13 लाख। ध्यान रखना, ये सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन आई और 2 पेजेस में ये सारी आप बुक से पढ़ेंगे आपको मिलेगा, बट सिर्फ वो फर्स्ट टाइम रीडिंग का होता है। ये हटाऊं ना वैसे मैं, है ना? हाँ, ये वाला एग्जांपल आपका वो है। और आप ये कह सकते हैं अदर देन टीसीएस एंड, अब चाहे नीचे लिख दो टीसीएस, जो लिस्ट है ना आपने जो लिखी है नीचे टिसियस भी लिख दो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस के ऊपर नहीं। मैडम टीसीएस ना बहुत ही ऑर्गेनाइज वहाँ लगता है, जैसे कि आप फॉरेक्स कन्वर्ट करते हो वहाँ लगता है, तो वो ना हम 1.5 क्लास लगाएंगे इनकम टैक्स में, समझ रहे हो? ये वाला अभी रिटेलर लेवल पे लग रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे वाली बात की। हाँ, कॉम्पेंसेशन सेस के नीचे टीसीएस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्सेस मैंने ऐड नहीं करे, टीसीएस नहीं करा मैंने ऐड। बताइए, क्लियर है बच्चे? इससे रिलेटेड नहीं होता मैडम, और उसकी कहानी अलग होती है। वो एम्प्लॉई होता है, वो सप्लाई नहीं माना जाता। अब धीरे धीरे मतलब ना रिलेट करते जाओ। कहिए, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? 15(2)A 15(2)B कर लिया हमने। आइए 15(2)C पर आते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते, ठीक है, मान लो कुणाल, ठीक है, तो कुणाल जी आप एक अपनी बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो है फ्रेंड, यू हैव एनी स्पेशल फ्रेंड? हाँ, अच्छा, क्या नाम है? चारुल, सीएस में थी। ओह वेरी नाइस। ये तो मतलब मैं तो तुक्का लग गया ये ठीक, ये तो पूरा एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक, तो आपने सपोज करो चारुल जी को गिफ्ट दिया आपने, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तो वो गिफ्ट मान लो चॉकलेट, ठीक है, तो वो चॉकलेट को रैपिंग पेपर जो होगा नॉर्मल डेयरी मिल्क सिल्क का है, या फिर आप बहुत ही अच्छे से रैप कर सकते हो उसको, भैया पिंक कलर का रैपिंग पेपर लगा लो, ऊपर एक रिबन भी लगा लो,
ऊपर एक स्टिकर भी लगा दो, फिर उस पर आप उसमें मैसेज लिख दो। तो आप मुझे बताइए, जो चॉकलेट 100 रुपए की थी, आप मुझे बताइए जो चॉकलेट 100 की थी, क्या रैपिंग पेपर का पैसा और लूँगा या नहीं लूँगा? दुकानदार कह रहा है भाई साहब 100 रुपए की चॉकलेट है, आपने 4 चीज़ें और बोल दी, 10 रुपए का रैपिंग पेपर और बोलो, और क्या लगाना है? रिबन भी लगाना है, 5 रुपए का रिबन, और स्टिकर भी लगेगा, 5 रुपए का स्टिकर। और खाली थोड़ा ना लिखोगे, पेन भी लोगे, लिखोगे उस पर, ठीक है? तो चलो यहीं तक रखते कि उस प्रोडक्ट के साथ वो अटैच हो गया। तो उसने बोला 100 रुपए की आपकी चॉकलेट है, 10 रुपए की स्पेशल पैकिंग, 5 रुपए का आपका रिबन, 5 रुपए का स्टिकर। बच्चों को सीक्वेंस से याद हो गया। तो कितने रुपए चार्ज करेगा आपसे? 120। अब मुझे बताइए जीएसटी जो है वो 100 रुपए पे लगे, या इससे इंसिडेंटल आप कुछ भी काम करा रहे, पैकेजिंग व्हाटएवर, उस पे भी जीएसटी लगेगा? उसमें भी लगेगा। लोगों की आदत क्या थी? गुड्स की वैल्यू अलग। जैसे मान लो डोमिनोज पिज्ज़ा है, वो मैं तो पिज़्ज़ा बेचता हूँ ना, पिज़्ज़ा 100 रुपए का है, वो जो बॉक्स है वो 20 रुपए का है, ऑरिगेनो 5 रुपए की है, ठीक है? उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो बाइक से आ रहा है वो अलग है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार अलग अलग वैल्यू को जस्ट आपने बाइफरकेट कर दिया, छोड़ देगी उस चीज़ को? बोलेगी भाई इसको बाइफरकेट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक तू सामान बेच नहीं रहा तब तक तेरा जो भी खर्चा है। कहने का मतलब है, अगर आपने ये बोला ना कि भैया ये एड्रेस से डिलीवर भी कर दो, ठीक है ना, तो उसने बोला भाई साहब 100 रुपए लगेंगे, तो आप मुझे बता दो जीएसटी मैं 100 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन भी बोल रहा हूं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 220। जीएसटी किस पे लगेगा? 220 पे लगेगा, जब तक सामान बिक नहीं जाता। क्योंकि मान के चलो अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और आपको पता लगा, आपने फ़ोन पे कंफर्म करा कि गिफ्ट भेजा था, पहुंचा, और पहुंचा ही नहीं बेटा, क्या आप मुझे बताओ आप उससे पैसा लेने का हक रखते हो? नहीं रखते। यस, बिकॉज टिल द टाइम इट डजंट रीच द डेस्टिनेशन, बेचा थोड़ा ना गया उसको, सप्लाई पूरी थोड़ा ना हुई है। अगर मैं यूपी से सामान मंगवा रहा हूँ और अगर यूपी से यहाँ तक दिल्ली तक सामान नहीं पहुंचा, तो क्या सप्लाई ओवर हो चुकी है, सेल हो चुकी है? नहीं। तो जब तक सेल ओवर नहीं होती तब तक जो भी खर्चा उन गुड्स पर हो रहा है जीएसटी लगेगा जी उस पर। कहिए साहब, कोई दिक्कत? ओके, तो सर जी (15) to C, लेटर भी सी भी है बेटा। Incidental expenses such as commission, packing, charged by the supplier to the receiver. नोट कर लो बच्चे। सर बी नहीं नोट करना? बी भी करना है नोट? बी कर लिया था ना बच्चों ने नोट? 15 to B, 15 to A क्या था बच्चे? टैक्सेस ड्यूटी। 15 to B, obligation of supplier paid by recipient, and 15 to C, incidental expenses. incidental में क्या कर लिया बेटा? चॉकलेट के ऊपर रैपिंग पेपर, रिबन, स्टिकर, ट्रांसपोर्टेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, अब आप मुझे बताइए इसके आगे वाला ना बड़ा इलैबोरेटेड है। 15 to D, any amount charged for anything done by the supplier in respect of several goods at or before the delivery। वो कह रहा है भाई बेचने से पहले या डिलीवरी से पहले, इतना हमें एग्जैक्ट नहीं जाना है, कुछ भी खर्चा होगा वो सारा का सारा वैल्यू में जुड़ जाएगा। इसमें कुछ बोलने का नहीं, एज इट इज नोट कर लीजिए इसको। ये हाँ, मतलब हैंड राइटिंग के एंगल से बोल रहा है या हैंड राइटिंग एंगल से? नहीं, मेरी हैंड राइटिंग इससे अच्छी है या खराब है? एक साथ बोला
मैंने एक वो पढ़ा था, एक रील आई थी, जिनकी हैंड राइटिंग खराब होती है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद से मैंने हैंड राइटिंग और ख़राब कर दी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है ना, समझ लो। पहला लेटर तो सी है, सी चार्ज। ये बेकार है, चलेगा। Any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or service at or before the delivery. लिख लिया? लिख नहीं दे। क्या हुआ? कॉपी नहीं लाए? जीएसटी नहीं लाए? और आप? डीटी की लाए? आज मैं सिर्फ जीएसटी करा रहा हूँ शायद से ना। हाँ, 2:30 बजे नहीं है, 3 बजे से कर दी है। अच्छा, अब हो जाएगा धीरे-धीरे। हाँ, शिवाजी नाम का कैसे चोरी हुआ मैम? कैसे? बैग खोला पानी पीने के लिए, बैग में रखा था। अच्छा, कोई आया बैग में से मैंने निकाला? हाँ, मेरा तो और खराब था, मैं तो सॉरी भी बोला था। मेरा पता था बच्चों कैसे फोन खोया? सर चोरी होता है। मतलब मुझे तो वही एकदम ऐसे कभी सोचा नहीं था ऐसे होता हो, मतलब होगा अपने साथ। मैं तो कार में मतलब आ रहा था, तो ऐसी एक बंदा ने ऐसे मतलब जैसे ट्रैफिक लगा होता है, तो वो एकदम ऐसे आ गया कि भाई साहब आप कैसे गाड़ी चला रहे हो। वो ऐसे करे थे, उसे लग गई। मुझे लगा हो सकता है लग गई, तो मैंने कहा, फिर मैं विंडो ही नीचे कर रहा था, मैंने कहा सॉरी भी, ठीक है। जब तक मैं जैसे थोड़ी सी विंडो करी इधर से, जैसे जब मैं गाड़ी चलाई इधर से किसी ने खटकाया, तो मैं उसको देखता तो कह रहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई खत्म हुई बात। नहीं, आगे ट्रैफिक ही लगा हुआ था, ठीक है। मतलब 100-200 गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं, ठीक है। फिर मैं थोड़ा आगे गया, मैंने देखा कि मतलब फ़ोन ही नहीं मिल रहा। फिर मुझे समझ आया चोरी करके चला गया और सॉरी भी बुलवा गया बेटे साथ। पर वैसे अच्छा इंसान था, साथ में ब्रेड बटर और बॉइल्ड एग्स थे, वो छोड़ गया था कि खाना चलते रहना चाहिए भाई साहब। फ़ोन लेके चला गया तो हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं यार उस टाइम थोड़ा ना ऐसे समझ आता है यार। ठक ठक गैंग था वो, ठक ठक गैंग। उसमें से एक इंसान तो उसकी हाइट तेरे से मिल रही थी एकदम। बोलने वाला था, बुलेट के टायर तो सीधा तो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 15(2)E। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, सपोज करो आप एक शॉप पे गए, तो ए है बी है, और वो कितने का एसी बेचता है जनरली? 50 है। नीचे एसी की शॉप है, ठीक है। आप उस शॉप पे गए, आपने कहा कि एसी कितने का, तो उसने बोला 50,000। आपको क्या लग रहा है, वो कैश आपसे उसी टाइम लेगा या उधारी दे देगा? क्या लग रहा है? जनरली हाँ EMI भी हो जाती, बट एज अ शॉपकीपर EMI छोड़ देते, या तो वो उधारी उसको आपको उधारी दे देगा या कैश, क्या प्रेफर करेगा? तो वो कह रहे कि आप उधारी पे लो। हाँ जरूर, आपने कहा आप तो बहुत ही अच्छे इंसान, उसने कहा हाँ जी बहुत अच्छा इंसान, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, मैं आपको एसी दे देता हूँ, अभी आप आए हो अभी दे दूंगा एसी। आपने पैसे निकालने स्टार्ट करा, आपने कहा छोड़ो ना पैसे, उधारी भी ले लो, 15 दिन चला लो पहले, ठीक है। मतलब अप्रूवल वाला नहीं कह रहा मैं, आप 15 दिन बाद दे दीजिएगा,
ठीक है। फिर उसने बोला कि आप एक काम करना, आपको मैं 15 दिन दे रहा हूँ ना, आप लेट भी हो जाना, कोई बात, मतलब 15 दिन में आप पे नहीं करोगे ना तो 20 दिन में दे देना तो भी चल जाएगा। ठीक है। आपने कहा पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ना आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ, वैसे तो ये एसी 50,000 का है, मैं इसको कितने का दिखाऊंगा? 10,000 का। और ये लीजिए बिल भी बना दिया मैंने, CGST SGST 1,000 1,000 12,000। आपने कहा तो 50,000 है। मैंने कहा हाँ, आप ना लेट आना पेमेंट करने। कितने दिन? 5 दिन। 15 दिन में था वैसे, ठीक है, 20 दिन में आना 5 दिन। तो आपने कहा उससे क्या होगा? मैंने कहा कि मैं ना आपसे ये 5 दिन का डिले का मालूम है कितना पैसा लूंगा? 8,000 पर डे। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता हूँ। इफ यू मेक डिले इन द पेमेंट आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट फीस पेनल्टी, पर डे डिफॉल्ट इज 8,000। तो मैं आपको 5 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ, आप पहले आओगे मैं ले लूँगा आपसे पैसा, नहीं मैं 5 दिन लेट आना। और जब आप लेट दोगे पैसे तो अब मैं आपसे किस नाम से लूँगा पैसा? इंटरेस्ट। और आपने बोला उससे क्या होगा? मैंने कहा इंटरेस्ट पे कोई GST नहीं, आपके भी मजे, आपकी जेब से तो 40 और 10 ये 50 मेरे पास आने थे। तो हम एग्रीमेंट ऐसा दिखाएंगे कि आपने लेट पेमेंट करी है, क्योंकि सरकार तो गुड्स पे GST लगा रही है, इंटरेस्ट जो लेट है उस पे है नहीं। सरकार ने बोला ले भाई, अगर कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस होगी चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट, वो भी वैल्यू के अंदर जुड़ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देख लेना, आप अगर आपने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया, अगर आपका वो लेट हो रहा है उसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देख लीजिएगा, बैंक चार्जेस पेनल्टी फीस फाइन वॉटेवर उस पे भी GST होता है। और इस केस में आप ये कह सकते हैं कि AC 10,000 का नहीं, AC 10,000 प्लस इंटरेस्ट, बिकॉज पीपल टेंड टू बाइफरकेट देम। अगर ऐसा ना होए तो भाई मैं तो गुड्स की वैल्यू कम कर दूंगा, ब्याज बढ़ा दूंगा, ब्याज पे GST नहीं, और उसको बना देंगे उसका सिस्टम। समझ रहे हो? तो वो चीज सरकार ने बंद कर दी। हाँ दोस्त सर ये वाला जो है, जैसे इसमें 10,000 का पेमेंट करके पहले और AC दे दिया है ना सर, या AC 20 दिन बाद ही मिलेगा? AC अभी ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये तो फिर ट्रस्ट बेस्ड पे होगा ना, जैसे AC दे दिया 10,000 हाँ ट्रस्ट बेस्ड दे दिया। ट्रस्ट बेस्ड। मैं सिक्योरिटी रखवा ली तेरे से, मैंने कहा जब वो दे दोगे तब वो कर लेंगे या कुछ है, पर तू कह सकता है ट्रस्ट बेस्ड पे। हाँ सर ओके सर। एक सेकंड। हाँ जी लिख लिया बच्चों? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट। क्या टाइम हो गया? कितने बजे तक था? क्या था? हमने 12 बजे स्टार्ट करा था। 12 से अभी ये केवल अपॉइंट कर लेते हैं, और 2 से 3 फिर मैं DT की मेजरली प्रैक्टिस करनी है तुमने, RFA यूज ऑफ मोटर कार, और वो ये वाला एक बार खत्म कर लेते हैं। नोट कर लिया क्या? हाँ जी बच्चों नोट कर लिया सबने? चल रहे इधर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 15(2) कौन सा है सबसेक्शन? F। 15(2)F सब्सिडी फिर ब्रैकेट में सब्सिडी देन ब्रैकेट अदर देन, सब्सिडी लिख के बच्चों, अदर देन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्या बोल रहे हो सर? लिख लो बेटे एक बार, सब्सिडी अदर देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देन ब्रैकेट क्लोज्ड, इफ लिंक्ड विद प्राइस, इफ लिंक्ड विद प्राइस। बस बेटे ये वाला पॉइंट समझाना है, उसके बाद खत्म बेटे। आई मीन एक क्लास और लगा लेंगे सर प्रैक्टिस और वो करने के लिए। चलिए
लिख लिया आपने? ये देखो ये लिखा हुआ है सब्सिडी अदर देन इफ लिंक्ड विद द। आप सभी बच्चों के घर में जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर है पाइपलाइन, कोई बच्चा ऐसा जिसके घर गैस सिलेंडर कितने का है गैस सिलेंडर? तो थोड़ा ट्रक जा रहा होता निकाल लेते हो उसमें से 900,000। और कुछ सब्सिडी भी होती है। आई मीन सब्सिडी का मतलब समझ रहे हो? वो जो सिलेंडर पे लिखा होता है इंडेन का सिलेंडर, केजरीवाल जी हाँ दिल्ली किसमें? तो ठीक है नहीं, पर ठीक है मतलब आप ठीक। पर कितने बच्चे बस से आते? टिकट नहीं लगती, किसको वोट दोगे? केजरीवाल जी को दोगे? वोट बीजेपी को दे दोगे ना? नहीं, अपना अपना चॉइस है। हाँ तो ये इसको पता भी होगा कि बस थी लड़कियों की, फिर भी चढ़ जाएगा तो यही होगा ना बस। हाँ हाँ ये स्टाफ चलाता होगा ना, टिकट नहीं लेता होगा, इसको नहीं चढ़ाया होगा। चलिए एनीवेज, तो आपको पता है जो गैस सिलेंडर होता था पहले आता था, पहले वो 500 रुपए का होता था। 500 रुपए से बढ़ के कितना हो गया? देख रहा था कि क्या वो ऑटो कनेक्ट है कि नहीं है। 500 रुपए का होता था। 500 रुपए ने सरकार दी थी, यानी कि जब इंडेन बेच रहा है गैस सिलेंडर तो वो घर से 500 लेता था और फिर वही स्लिप गवर्नमेंट को देता था कि आपके कहने पे मैं सस्ता दे रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आपको तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी 500 रुपए। सिलेंडर 1000 का होता था लेकिन 500 घर से लिया जाता था और 500 सेंट्रल गवर्नमेंट देती। मेरा आपसे सवाल, इंडेन ने जो बेचा 500 से घर से मिल रहा है फ्रॉम द कस्टमर, 500 फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिलेंडर? 500 और 1000। अब आप पॉइंट पढ़िएगा, इंक्लूजन है 15(2)(f) जिसके अंदर सब्सिडी लिखा है, बट कौन सी सब्सिडी बाहर कर दी गई? तो अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देगी ना सब्सिडी, वो वैल्यू नहीं जुड़ेगा, समझ लो। लेकिन अगर यही सब्सिडी कोई एनजीओ दे रहा होता तो, हमारे एरिया में मान लो एनजीओ है और वो ये कह रहा है कि आप ना सबको बुक्स प्रोवाइड करिए, उनसे आप 100 रुपये चार्ज करिए, 50 रुपये एनजीओ देगा आपको। मैंने एक बुक पब्लिशर से बात करी, एक एनजीओ है, उसने बुक पब्लिशर से बात करी, उसने बोला 100 रुपये का सबसे चार्ज करिए, ये लिस्ट है घरों की, ये लोग आपको देंगे पैसा 100 रुपये, 50 रुपये से मैं दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई? 150, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट। और दूसरी बात, ये जो सब्सिडी होनी चाहिए ये किससे लिंक्ड होनी चाहिए? प्राइस। ऐसे जनरली नहीं होता, सरकार बोल रही है इंडेन, या सरकार छोड़ो एनजीओ, तुम इन सबको बुक्स दो, हम तुम्हारा मेट्रो का कार्ड फ्री कर देंगे, समझ रहे हो, या तुमको इतने कूपन्स मिल जाएंगे। इट इज नॉट लिंक टू प्राइस। देन प्राइस क्या होता है? मैंने आपके घर 100 का पहुंचाया, बिल दिया, इस बिल के बेसिस पे मुझे 50 और मिले, सो इट शुड बी लिंक्ड। ये पॉइंट आते हैं। ये एक जनरल सब्सिडी दी होगी, फ्री लैंड, फ्री बिल्डिंग, also a kind of subsidy from the NGO, but how will you add it in the value of the supply? समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है भाई, ये बना हुआ है जो एकदम बढ़िया से बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसी से ही सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सब्सिडी या तो गवर्नमेंट देगी या तो नॉन गवर्नमेंट देगी। सब्सिडी होता है कि मैं आपको बेच रहा हूँ, उसके साथ साथ मुझे कुछ और पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट दे रही है, नॉन गवर्नमेंट देगी तो इंक्लूड होगा। और अगर
नॉन गवर्नमेंट देगी तो डिपेंड करता है, इफ इट इज प्राइस लिंक्ड इंक्लूडेड, इफ इट इज नॉन प्राइस लिंक्ड इट विल नॉट बी। लिख रहे थे? मुझे बताइए सारे पॉइंट हो गए आपके? तो आपका 15 सबसेक्शन 2 सारा का सारा डन। 15 सबसेक्शन 3 भी करोगे अभी? पूरा का पूरा जीएसटी खत्म करूंगा। खाना पीना आपका जो पीना है ना वो अलाउड नहीं है। देखो कौन बोलता है उस हिसाब से बात होगी। आप अगर बोलोगे तो फिर वही आपको बस से उतार देते हैं। आप लाइसेंस तेरा बन नहीं रहा, पब्लिक कन्वेंसर को मिल नहीं रहा, ऑप्शन ही क्या रहेगा इसके बाद? मेट्रो मेट्रो का भी जाके ट्राई करेगा। बताओ मुझे बताइए, लिख लिए बच्चे? ओ बेटे मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, सच सच बताओ, इसको आगे बढ़ाऊं या इनकम टैक्स करा दूं? खत्म ही करा दूं वैल्यू ऑफ सप्लाई? मेरे को इस महीने ना 4 चैप्टर कराने में, जीएसटी हमारा सही कंट्रोल, वैसे तो सही चल रहा है, कंट्रोल्ड ही है, पर मुझे लग रहा है खत्म अगर हो जाए तो 10 मिनट ब्रेक दे दूंगा चाहे अभी, ठीक है? हाँ, एक बार बस सुन लो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपको ये एग्जांपल समझ आ रहा है? 15(2)A से रिलेटेड है ये। बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होता है जी, कस्टम ड्यूटी होता है जब इम्पोर्ट कराते हो ना, आपने सामान मंगाया 1000 का, कस्टम वालों को कितने रुपए का टैक्स दिया? हाँ, तो ये अच्छा एग्जांपल है, इसको नोट भी ना कर लेना, समझ रहे हो? बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी भी लग गई, तो मुझे बताओ जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? 1200, क्योंकि जीएसटी सिर्फ अपने ही जीएसटी कॉम्पोनेंट पे नहीं लग रहा होता, और एक और टैक्स था बस, कौन सा? टीसीएस। ओके, देख रहे हो बेटी, होंडा वाला जो वैल्यू है कितने पे लगेगा? क्योंकि कार पे लग जाएगा, रोड टैक्स पे लग जाएगा, पर टीसीएस पे नहीं लगेगा। इसको नोट कर लेना, फाइल भेज दूंगा। मैं भी रहने दो, ठीक है? कुछ नहीं है ये, मतलब फॉरवर्ड चार्ज समझाया मैंने, जो आपको स्टार्टिंग में समझाया ना, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, और उसके बाद will LIC get the ITC of 10,000? yes। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वैल्यू सप्लाई है, आपके हिसाब से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करानी होगी? कितना अमाउंट? 20 लाख। क्या इंटरजेंशन का 20 लाख एक्सीड हो गया? ऐसे बोल सकते कोई, ऐसे बेटे कोई आ जाए ना ऐसे एकदम से, हाँ ऐसे कि नहीं कर रहे, ठीक है? बोल देना नहीं सर अभी जस्ट, ठीक है? आप बोल देना हम इधर पढ़ते नहीं है, डेमो के लिए आए, ठीक है? सो बेसिकली क्या एडू जंक्शन का टर्नओवर एक्सीड हो चुका है? क्या इसका मतलब हमें जीएसटी लगाना चाहिए था? लगाना तो चाहिए था। क्या हमने जीएसटी लगाया? तो आप मुझे बताइए, सरकार अब क्या बोलेगी कि तुमने जो इससे पहले जितनी की सेल करी है उसका जीएसटी छोड़ दूँ? अब जब अगर उसने बोला कि आपकी तो सेल इतनी है, तो आप इनवॉइस दिखाइए। मैंने सर इनवॉइस में तो सर जीएसटी है नहीं सर, तो कोई बात नहीं, ये जो अमाउंट है ना इसके अंदर ही जीएसटी। अगर आप जीएसटी चार्ज नहीं करते, हालांकि इट इज कंपल्सरी टू चार्ज, बट देयर आर मेनी पीपल, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे, तो भाई साहब जिस दिन ये चीज होगी तो बोलेगा भाई देख तूने 80 लाख की सेल करी है, इस 80 लाख के अंदर ही जीएसटी है, विच मीन्स
if GST is not separately mentioned in the invoice, value of goods or services, आएगा पॉइंट। समझ रहे हो? इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ? जैसे सपोज करो एड्यू जंक्शन ने मान लो स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करी और बेटे जो फीस है वो 1800 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है? पर मिनट, ठीक है? तो फीस जो है तीनों कोर्सेज की मिला के CA 600 रुपये CA, 600 CA, 600 CA। और बेटे क्या कोई GST चार्ज करा? नहीं करा। तो इनवॉइस कितने का बना? 18। सरकार ने बोला जी आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है, इनवॉइस दिखाइए, इनवॉइस पे GST नहीं था। और अगर मैं आपको बोलूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 18% है, तो गवर्नमेंट एड्यू जंक्शन से GST मांगेगी नहीं मांगेगी? क्योंकि आपने जो 1800 चार्ज करे उसके अंदर GST है और वो हिस्सा हमें दीजिए आप। आप मुझे बताइए कितना हिस्सा बनेगा सरकार? कैन आई से 1800 रिप्रेजेंट्स 118। देखते हैं एक बार, आप समझ रहे हो? 100 रुपए होता है कोई चीज तो उसका 18% तो 118 होना चाहिए ना टोटल। वैल्यू का 18 जोड़ो 118 बनेगा ना। तो ये 1800 क्या है? 118 नहीं हुआ ये? तो आप मुझे बताइए 18 कितना हुआ? कितना है? 275 ले लूं तो भाई साहब एड्यू जंक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के 275 देने पड़ेंगे, अपनी जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बेटे कि एक एक बच्चे को बोला जाए या बोला जाए। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो अगर जो भी फीस है उसमें प्लस GST है तो आप सभी ओके हैं? अगर सुनिए आपका तो CA का 600 बना, 100% 1800 लगा, 100% ठीक है जी। सो बेसिकली आपको इंक्लूसिव वाला समझ आया? ये आएगा, क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रहा हूँ। ये रहा, अच्छा वो if GST is not separately mentioned, आई थिंक अब मेरे को सिर्फ ना आपके साथ डिस्काउंट की बात करनी है और फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्या कहते हो? ब्रेक लेके यही खत्म कर ले, है ना? यही खत्म कर लेते हैं और फिर 3 बजे फिर अकाउंट्स करा दूंगा, ठीक है ना? यही वाला खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो क्या टाइम हुआ बच्चों? 2 बज गए। कितने बजे आओगे? 2:15 पे आ जाओ, ठीक है? 2:15 पे आ जाइए और 45 मिनट्स में आराम से खत्म कर पाऊंगा, आराम से। DT आ जाएगा सर। DT अगली क्लास में ना सैलरी लंबा खींच लूंगा जब मैं वैल्यू 1 मिनट दियो बस। हाँ जी, सर ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? हाँ दोस्तों, Recording stopped.